सर रॉकस्टार क्यों बनाई आपने? जो इलीगल स्टोरीज है वो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि फिर मुझे शायद जेल सलाखों की हवा खानी पड़ेगी। सर रॉकस्टार 2 देखने को मिल सकती है क्या? अभी तो कुछ बोलना उसके मुनासिब भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है, बट हमने अभी शूट ख़त्म की है Yeah. और बहुत जल्दी होपफुली जब आप देखेंगे आपको अच्छी लगेगी सर। क्या दिलजीत रियल लाइफ में रॉकस्टार है या अमर सिंह चमकीला? सर हाउ वाज योर रिएक्शन आफ्टर वाचिंग लैला मजनू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? ठीक है लैला, चल एक बार फिर छोड़ा तुझे, जवाब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। आई थिंक ये बहुत ऑनेस्ट फीलिंग है। बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं बट अपने प्रेमी से कह नहीं पाते हैं ये बात। अब जब तमाशा की हम बात करते हैं, आखिर पर जब वो पीर बाबा से मिलते हैं और जी। कहीं ना कहीं पीर बाबा ने एक हिंट तो लैला मजनू का दिया था वहाँ पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ और नहीं कर पाता हूँ वो मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू कर रहा हूँ, लिविंग वाइकेरियसली। सर अगर दुनिया में कुछ नहीं होता तो क्या होता? इसका जवाब हमें नहीं मिले तो बेहतर है, वरना क्या आप किसी रियल लाइफ रॉकस्टार से मिले हैं क्या? जॉर्डन जितना कम अक्ल इंसान है, मुझे कभी कभी लगता है कि काश मैं भी होता। क्यों ऐसा? Sir, how was your college life? Was it like rockstar? रोमिंग अराउंड, वेस्टिंग टाइम, मैंने बहुत सारे कारनामे किए हैं, मोस्ट ऑफ विच आई एम प्राउड ऑफ। ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट कश्मीर में आपका क्या हो सकता है? You can start the film industry and have Avinash be the first superstar of Kashmir. आपने ज्यादा दिल तोड़े हैं या जोड़े हैं? जब मिलता है हीर से जॉर्डन प्राग में, तो वो कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने घर में खुश रहूं? तो ये कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू खुश रहे, मैं चाहता हूँ कि तू तड़पे, तो परेशान हो। यही मेरी सच्ची फीलिंग है, दिस इज माई ट्रूथफुल थिंग। आपने कभी फील किया सर ऐसा कुछ कभी? जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करता है। गिटार जैसी है तू, दोनों चीज़ों को वो खो रहा था क्या वहाँ पे सर? सर आपकी ऑब्सेशन क्या है पहाड़ों के साथ? मूसा अलैहिस्सलाम भी चले गए, मोसेस वो भी ऊपर पहाड़ में चले गए। सर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे हमें ये रिलीजियस लाइंस ड्रॉ नहीं करनी चाहिए? वो भगवत गीता केम वेरी अर्ली टू मी, एवरीथिंग एल्स वाज ओके, एवरीथिंग लाइफ लाइन ड्रॉ नहीं हुई थी ना सर? हाँ, लाइन ड्रॉ नहीं हुई थी, मैं फंसा नहीं था। ट्रू। कैसे बनता है एक बॉय ए मैन? सर आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे बड़ा ऐसा स्टूपिड सा लग रहा है कि इनके जवाब तो मुझे पता ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी आप आए, आप सब लोग आए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप ये भी कहते हैं कि बॉम्बे जो है एक हॉस्टल है, पहाड़ों के उस पार कौन सी दुनिया है? अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट दिलजीत के साथ आपका? जी। चलो साउंड हो गया रोल? चलो तीनों कैमरा रोल है? चलो सर ये काम जो है मेजरली आपका है कि कैमराज रोल हो गए, अब आज मैं कर रहा हूँ एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक ख्वाब था, आज ये सब जो आप देख रहे हैं ये मेरे एक ख्वाब की ताबीर है, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड Thank you. अपना कीमती वक्त देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे सर ये नहीं पता है कि आज मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ क्या ये जॉर्डन का है या आदि के साथ करना है या मजनू के साथ करना है या सबका मिक्स करके इम्तियाज़ अली का करना है सर? ये कन्फ्यूजन है। ये कंफ्यूजन शायद पॉडकास्ट के एंड पे भी क्लियर नहीं होगी। सर क्या ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर हुआ है? मुझे अपने पर्सनालिटी इन लोगों से क्लैश में कभी नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ, या मैं कभी ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मेरे अंदर से निकल रहे हैं ये कैरेक्टर्स, जॉर्डन, गीत, वेद, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ और नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल रीजंस एट्सेट्रा, वो मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू कर रहा हूँ, लिविंग वाइकेरियसली। क्या बात। मगर
ये भी जब होता है ना तो ये जानबूझ करके कॉन्शियसली नहीं होता है। हम्म जब आप लिख लेते हो और आप शूट कर लेते हो और कभी एडिटिंग में आपको लगता है कि अरे ये तो शायद मेरी एस्पिरेशन है, इसकी तरह गीत की तरह बात करना शायद मेरी एस्पिरेशन है, बट आई एम मच मोर रिजर्व्ड देन हर, सो आई कैन नेवर एंजॉय दिस। Yep. या जॉर्डन की तरह बेबाक होना और स्टूपिड चीज़ें करना ये भी मेरी एस्पिरेशन है, मगर मैं हूँ नहीं इतना स्टूपिड, तो वो स्टूपिडिटी एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, Yeah. सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम्म बट ये सब रेट्रोस्पेक्ट में फील होता है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ करके वैसे कैरेक्टर्स बना रहा हूँ। राइट सर। सर बॉम्बे का सफ़र कब शुरू हुआ था? बॉम्बे का सफ़र शुरू हुआ था जब मैं कॉलेज में था। हम्म और जब मैं कॉलेज में था, इंटरेस्टिंगली किसी ने मेरी मेरी फ़ोटो छपी थी कॉलेज मैगज़ीन में, क्या क्योंकि बात? मैं ने एक प्ले डायरेक्ट किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था। इब्तदा नाम की सोसाइटी वहाँ शुरू की थी, हिंदू कॉलेज के बाद? हिंदू कॉलेज में जी। तो वहाँ पे इंद्रप्रस्थ मैगज़ीन में मेरी फ़ोटो छपी थी और उसमें पता नहीं क्यों एडिटर ने लिखा था बॉम्बे 407 माइल्स और समथिंग। तो वो बॉम्बे पहली बार मेरे नाम के साथ एसोसिएट हुआ था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊँगा, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करूँगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर फिर चीज़ें ऐसे होने लगीं कि मैं एक्चुअली बॉम्बे आया था एडवर्टाइजिंग का कोर्स करने के लिए। अम, जो मेरा लीगल पहली बार बॉम्बे का लीगल आना था, आई नो, वो इसमें कुछ और भी स्टोरी है। स्टोरीज और भी हो सकती हैं, मगर जो मेरा सर वो पहला स्टोरी क्या है? फॉर्मल काम था वो जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने अप्लाई किया था, फिर उसका कोर्स करने के लिए आया था। जो इलीगल स्टोरीज है वो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर मुझे शायद जेल सलाखों की हवा खानी पड़ेगी। प्यार इलीगल नहीं होता है ना? नहीं, पता नहीं क्या होता है वो, तो मैं प्यार इलीगल नहीं है ना सर? ढूंढ रहा हूँ मैं उसके आंसर्स। हम्म तो आप ये भी कहते हैं कि बॉम्बे जो है एक हॉस्टल है? हाँ जी, बॉम्बे मुझे लगता है कि हॉस्टल है। मैं पहली बार हॉस्टल हिंदू कॉलेज में ही गया था, और वहाँ क्या होता था कि एक बेसिक सा कमरा है, जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हैं, और आप बड़े आराम से वहाँ रह रहे हो, और जिस काम के लिए आए हो वो कर रहे हो, वो काम करने के लिए आप वहाँ आए हो, आप ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हो। सिमिलरली मुझे लगता है बॉम्बे में जो मेंटालिटी लोगों की भी है, और जो बॉम्बे की खुद की मेंटालिटी है, वो एक बहुत अच्छा हॉस्टल है मेरे हिसाब से, मेरे लिए कम से कम। या यहाँ आप किसी मकसद से आए हैं, आप यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ की हवा पानी बेहतर है, या यहाँ आपको लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ जीऊँगा, एन्जॉय करूँगा, वैसा कुछ नहीं है। अपने काम की वजह से यहाँ मैं आया हूँ, और सारे लोग जो आए हैं बाहर से वो काम की वजह से आए हैं। तो या काम करने के लिए जो यहाँ की सहूलियत है वो बेस्ट है। एंड यहाँ जो लाइफ़स्टाइल है वो बेसिक मिनिमम ही होती है किसी की भी, क्योंकि हर आदमी बिज़ी है। ज़्यादा आपके पास जितने भी पैसे हो, जगह ही नहीं है, तो आप कितना बड़ा मकान बना लोगे, और मकान बड़ा नहीं होगा तो फर्नीचर कहाँ से ले आओगे। आप त्राल कश्मीर में बड़े बड़े मकान में रह सकते हो, या यहाँ पर वो सब मुमकिन नहीं है। सो लाइफस्टाइल इज़ नॉट पॉसिबल। राइट। सो आई फील विच इज़ वाई आई कीप सेइंग दैट ये जो है ना बॉम्बे वो हॉस्टल है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना विघन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, काम कर सकते हो आप। या सर, ऐसे एक शहर में जहाँ पर हर एक इंसान एक भागदौड़ में लगा है, और आप हमेशा विंडो सीट पे बैठना चाहते हैं, और ये मैं कह सकता हूँ, मुझे इससे कश्मीर 80s 90s वाला वो याद आता है। एक तो विंडो सीट पे बैठने की क्या स्टोरी है सर? विंडो सीट मुझे बहुत पसंद थी जब मैं ट्रेन से सफ़र करता था, छोटा था। किसी भी बच्चे को विंडो सीट पसंद होती है। जब Yeah. बच्चे बस की तरफ भागते हैं तो वो विंडो सीट की होड़ लगाते हैं। True. मैं भी उनमें से एक था। ख़ास करके ट्रेन की विंडो सीट में बैठने से मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मुझे मौका मिलता था डिस्कनेक्ट होने का अपनी दुनिया से और बाहर की दुनिया की तरफ देखने का। सो आई हैव ऑलवेज़ एन्जॉयड बीइंग ऑन द विंडो सीट। Yeah. इससे मुझे ये बाहर की दुनिया की आपने बात की, और इससे मुझे याद ये आ रहा है सर कि पहाड़ों के उस पार कौन सी दुनिया है? वो तो आपको पता होगा, आप कश्मीर के, मैं तो हूँ नहीं। तो लैला मजनू में हमने देखा है ना। सो हाँ, मैंने आपके मुताबिक क्या लग रहा है आपको सर, क्या है इन पहाड़ों के पीछे? अम, पहाड़ों के पीछे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप पहुँच सकते हैं। हम्म पहाड़ों के पीछे ऐसी एक जगह है जहाँ
आप जाने की कोशिश कर सकते हैं और उस कोशिश में आपकी ज़िंदगी निकल सकती है। बट उस कोशिश के बगैर भी दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई जायका नहीं है। Yeah. जब आप यहाँ हैं तो किसी भी हालात में इंसान रहता है, अक्सर मशक्क़त में, मजबूरी में रहता है। Right. और मजबूरी और मशक्क़त जो इंसान की ही क्रिएट की हुई होती है। Right. ऐसा पता चलता है कि हमने खुद अपने आप को बांध लिया है किसी कुछ रूल्स रेगुलेशंस में, कानून नियम में, और फिर ना इंसान इन चीज़ों से बाहर भी निकलना चाहता है। इन चीज़ों से बाहर निकल करके जो आदमी फ्रीली सांस लेगा, उसका मौका आपको पहाड़ की दूसरी तरफ वाली दुनिया में मिलेगा, क्या बात। जहाँ पे सही गलत नहीं होगा, जहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा, जहाँ आप पे कोई लेबल भी नहीं होगा, जहाँ आपको खुद नहीं डिसाइड करना होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एक आइडियल दुनिया जो पॉसिबल नहीं है, मगर जिसकी तलब में इंसान अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है। क्या बात। सर आपकी ऑब्सेशन क्या है पहाड़ों के साथ? पहाड़ों की ऑब्सेशन सारी इंसानी कौम की रही है हमेशा से। इन मूवीज एज वेल। In movies as well, but in history as well. People हर कौम इन पहाड़ों पर जाना चाहती है। हर हिंदू कहते हैं कि शिव महाराज जो है वो पहाड़ों पे बैठे हैं। जो इनका ट्राइब्स थे वो भी कहते थे कि उनके जो भगवान है वो भी ऊपर पहाड़ों पे माचू पिचू पे हैं। तिब्बत एक हाई माउंटेनियस जगह है। रसूल अल्लाह भी वो हेरा गारे हेरा में वहाँ भी वहाँ जाते थे। हर आदमी ने ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि जो भी एक एस्पिरेशन है या डिविनिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, वो ऐसे तो हर जगह है, मगर समहाउ द एस्पिरेशन इज ऑलवेज ऊंची जगह पे जाना, पहाड़ों पे जाना। जो भी पहाड़ वहाँ मिले, वहाँ मतलब मूसा अलैहिस्सलाम भी चले गए, मोसेस वो भी ऊपर पहाड़ में चले गए। सो आई फील दैट वैसे ही शायद उनसे बहुत कम और उनके जैसा नहीं, बट एक फैसिनेशन मुझे भी है पहाड़ों पे जाने का। क्या बात। सर रॉकस्टार क्यों बनाई आपने? क्योंकि कोई तैयार हो गया बनाने के लिए। मैंने तो बहुत साल से बनाने की कोशिश की थी और हर तरह से बनाने की कोशिश की, उन्होंने सब इनकार करते रहे। वो थॉट कहाँ से आया? थॉट कहाँ से आया? थॉट एक्चुअली रॉकस्टार फिल्म में ना एक सॉलिलोक्वी है बहुत स्टूपिड सी, जब वो वॉइस ओवर में कह रहा है कि मैं कैसे ग्रेट बनूंगा, मैं तो कभी बचपन में ज़्यादा पिटा नहीं और मोलेस्ट भी नहीं किया किसी ने मुझे, और मैं अडॉप्टेड भी नहीं हूँ, कोई भी नोटवर्दी ट्रेजेडी नहीं है मेरी, तो मैं कैसे, मैं तो ऑर्डिनरी रह जाऊंगा। वो ख्याल मुझे भी होता था क्योंकि मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ, मैं बहुत नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बैकग्राउंड, पेन नहीं था, मिडिल क्लास। हाँ, पेन नहीं था। तो मैं भी हमेशा इन चीज़ ऐसे खटाना भाई टाइप के लोगों से सुना करता था कि कलाकार को दर्द चाहिए, और देखो वो बड़ा आदमी था, वो इसलिए बड़ा था क्योंकि वो उसने बहुत दर्द सहा है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे दर्द नहीं मिल रहा था, मगर वो बचपने की बात थी। मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना दर्द के काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, यानी कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास दर्द बहुत था बट टैलेंट कम होने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में उसके। सो मैं तो बड़ा हो गया, मैच्योर थोड़ा सा हो गया और समझदार हो गया थोड़ा सा, मगर जॉर्डन के लिए ये मुमकिन नहीं था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जॉर्डन जितना कम अक्ल इंसान है, मुझे कभी कभी लगता है कि काश मैं भी होता तो मैं भी उस तरह से सोचता। तो उसको लगा कि वो अपनी जवानी में भी इन चीज़ों से घिरा हुआ था जिसमें मैं अपने बचपन में घिरा हुआ था। बट एनीवेज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द थॉट ऑफ रॉकस्टार इज दैट। क्या बात। जैसे आप सर मेंशन कर रहे थे कि दो आर्टिस्ट होते हैं, एक जिसमें पेन होता है, दूसरा अपने टैलेंट से आगे बढ़ता है। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? मुझे पेन पता वाले नहीं या बिना पेन के? मुझे यार, आई एम वेरी लकी इन माय लाइफ। आई एम वेरी लकी, तो मैं एकदम कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और मैं अपने आप को ना ज़्यादा
कंसिडर नहीं करता हूँ इन द वे दैट मैं आर्टिस्ट हूँ कि नहीं। मेरा ओपिनियन अलग है। मैं मुझे लगता है मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता मैं कहीं भी पहुँचा हूँ। सो आई कांट इवन से दैट मैं किस तरह का आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ कि नहीं ये मुझे खुद अभी तक पता नहीं है। ये स्टेटमेंट है सर। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप आर्टिस्ट नहीं है, मतलब ये तो एक मुझे साइलेंट कर गया ये चीज़। तो आप मौन व्रत भी ले सकते हैं, बट दिस इज व्हाट वन ट्रूली आई डोंट नो, दिस इज आई गेस दिस इज हाउ आई फील। एक अच्छा आर्टिस्ट हम किसे कहते हैं सर? अच्छा आर्टिस्ट सुनता अच्छे से है हम्म और वो परसेप्टिव होता है और वो समझ जाता है हम्म उन चीज़ों को जो बोली भी नहीं जा सकती। अच्छा आर्टिस्ट वो भी होता है जो इंटरेस्टेड होता है उस काम को करने में, हम्म जो वो कर रहा है, और हम्म जिसके लिए फिर वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। राइट। अच्छा आर्टिस्ट मुझे लगता है एक सोल्जर भी होता है, हम्म जो किसी भी हालात में अपना काम कर सकता है। ट्रू। अगर इनमें से कोई भी क्वालिटी उस बंदे में नहीं है या बंदी में नहीं है तो फिर मैं उसको अच्छा आर्टिस्ट नहीं मानूंगा। हम्म जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको, जैसे महेश भट्ट कहते हैं कि दे वेट फॉर द रोज टू ग्रो इन द गार्डन। आई डोंट थिंक दैट इज आर्ट। नो आई थिंक आर्ट इज द प्रोसेस ऑफ creating something समथिंग। out of your own effort and interest. या राइट सर। सर रॉकस्टार की जब हम बात करते हैं, एक ऐसा सीन है जो हमेशा हमारे दिल और दिमाग में और सामने हमेशा रहता है। वो ये है गिटार बर्निंग वाला सीन, जो जी, गिटार जलाता है। वो थॉट क्या है सर? उस वक्त हम्म जा जनार्दन जाखड़ को लग रहा था कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। हम्म मैं अपने आप को इतना सख्त कर चुका हूँ कि मुझे कोई भी फीलिंग नहीं आ रही है, तो खुद को मैं फील कैसे कराऊं कि मैं जिंदा हूँ। हम्म उसके लिए वो ऐसी चीज करने की कोशिश करता है जो उसको खुद को हर्ट करे। वो शराब पीता है उसी सीक्वेंस में। उसको शराब पसंद नहीं है, इनफैक्ट वो शराब को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है, मगर वो पीता इसलिए क्योंकि वो फिर उल्टी करे, वो सफ़र करे, हम्म उसको कुछ महसूस हो। हम्म कुछ महसूस करने के लिए ही वो गिटार भी जलाता है, क्योंकि उसको लगा कि जब वो गिटार जलेगा और मैं देख रहा हूँगा, क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूँ गिटार से और म्यूज़िक से, तो मुझे दर्द होगा, और वो फील करना चाहता है दर्द। शायद वो चाहता है कि वो सफ़र करे, बिकॉज़ उसकी उस वक्त ज़िंदगी में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप से इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है, वो अपने आप को इतना ज़्यादा ब्लेम कर रहा है, और गिल्ट उसके अंदर भर गया है, क्योंकि जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम्म। गिटार जैसी है तू, क्योंकि दोनों चीज़ों को वो खो रहा था क्या वहाँ जी। पे सर? जी हाँ, बिकॉज़ उसको लगता है कि हीर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो हीर की मौत का ज़िम्मेदार जॉर्डन है। ये हम्म कितनी बड़ी आयरनी है। जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया, हम्म उसी को उसने डिस्ट्रॉय किया। सिंबॉलिकली गिटार के साथ भी वही कर रहा है कि हम्म बहुत प्यार करता है जिस चीज़ को, उसको वो जला के जलाता है। भस्म और कर ये भी रहा है। मेंशन करता है कि मैं आपको अपने घर में खुश नहीं देखना चाहता। एक या थॉट मतलब। या वो एक बहुत रियल सी बात है। हम्म वो जब मिलता है हीर से जॉर्डन प्राग में, हम्म तो वो कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने अपने घर घर में में खुश खुश रहूं, रहूं। अब तो मेरी शादी हो गई है और हम्म वो सारा ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू खुश रहे, मैं चाहता हूँ कि तू तड़पे, तू परेशान हो। यही मेरी सच्ची फीलिंग है, दिस इज माई ट्रूथफुल थिंग। एंड आई थिंक ये बहुत ऑनेस्ट फीलिंग है। बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं बट अपने प्रेमी से कह नहीं पाते हैं ये बात। आपने कभी फील किया है सर ऐसा कुछ कभी? देखो क्या है ना कि मैंने अपनी जिंदगी में कम फील किया है। हम्म एक ज़िंदगी होती है जो रियल ज़िंदगी होती है, वो कम हम्म मीनिंगफुल होती है, और एक ज़िंदगी होती है जो आपके अंदर की ज़िंदगी होती है, जो आपके ज़हन, दिलो-दिमाग की ज़िंदगी होती है, वो ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होती है। राइट सर। मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और वो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी बात जो मेरी ज़िंदगी में हुई है वो ये हुई है कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं इमेजिन करूँ, सोचूँ, अपने दायरे से बाहर निकल कर के दूसरे कैरेक्टर, दूसरी दुनिया के बारे में सोचूँ और उन चीज़ों को ट्रूली फ़ील करूँ। और मुझे मालूम है कि उस बंदे को ये फ़ील हो रहा है, तो उसके माध्यम से मैं फ़ील कर पाऊँगा। अपनी ज़िंदगी का दायरा तो बहुत नॉर्मल होता है यार। Yep. और मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल बनाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल सी ज़िंदगी रहे और ज़िंदगी नॉर्मल ही होती है किसी की भी। मैं भी चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी एकदम आम रहे, नॉर्मल रहे, बट मेरे दिल के अंदर जो हो रहा है, मेरे दिमाग के अंदर जो हो रहा है, उसमें मुझे खुली छूट है Yep. कि मैं किसी की भी ज़िंदगी जी लूँ। ये मेरा काम भी है, ये मेरी पर्सनैलिटी भी है। राइट सर। सर जब हम तो शायद आपको थोड़ी मायूसी होगी ये देख करके कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं देना चाहता हूँ। मुझे लगता है वो झूठ होगा। मुझे लगता है कि अक्सर मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी में जो हो रहा है ना, उसमें कम दिलचस्पी रही है। मेरी फ़िल्म की ज़िंदगी में जो हो रहा है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रही है। सर जब भी हम सही और गलत की बात करते हैं, जी। एक रॉकस्टार में जब सीन है जब वो मिलते हैं एंड जब वो क्लोज हो रहे होते हैं और वो पूछता है उसको कि अरे जॉर्डन ये गलत है, उनको बोलते हैं, बोलता है कि तो गलत लग क्यों नहीं रहा है। गलत होना और गलत लगना और सही गलत क्या होता है सर? सही गलत एंड इस सीन की भी बात करेंगे इसके हाँ, बाद। नहीं, इसी सीन की बात कर रहे हैं कि आई थिंक सही गलत एक इंस्टिंक्टिव डिसीजन होता है जो एक इंसान लेता है किसी भी वक्त पे, और वो इसी बेसिस पे लेता है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर भी लोग करते हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये पैसे पर मेरा हक नहीं है, मगर मैंने ले लिया। मुझे मालूम है कि मैंने गलत किया। तो सही और गलत हर इंसान के लिए अलग होता है और हर इंसान के कॉन्शियस पे डिपेंड करता है। जॉर्डन की कॉन्शियस में जो वो कर रहा था हीर के साथ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो शादीशुदा है, उसको नहीं लग रहा था कि वो गलत है। Yeah. तो वो बड़ा एक्चुअली उस वक्त कंफ्यूज था कि मुझे लग क्यों नहीं रहा है कि ये गलत है। और अक्सर ऐसा होता है ज़िंदगी में कि बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, कानून कायदे होते हैं, उनमें हम उनको तोड़ रहे होते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि हमें ना बुरा लगना चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट लग नहीं रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। एवरीबडी इज गाइडेड बाय दैट सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सो वाज जॉर्डन। तो सही और गलत, बाकी जो सही और गलत है ना, वो चेंज होता रहता है। जैसे कि किसी मुल्क का एक पीनल कोड होता है, क्रिमिनल बुक होती है, उसके प्रोविजंस भी चेंज करते चेंज रहते होता हैं। है, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा था कि होमोसेक्सुअल एक्ट इज इलीगल, अब वो लीगल है। तो क्या वो सही था या सही हो गया पहले गलत था? क्योंकि एक्ट तो वही था। तो उसी तरह बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सही और गलत होती हैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरे ख्याल से जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट सर। सर रॉकस्टार 2 देखने को मिल सकती है क्या? रॉकस्टार 2 देखने को मिल सकती है क्या? रॉकस्टार 2 में अगर कुछ होगा, हरारत होगी कुछ, तो वो सामने आके खड़ा हो जाएगा कि मुझे बनाओ, और उस वक्त देखेंगे। बट अभी तक फिलहाल ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, ना कोई प्लान है। क्या आप किसी रियल लाइफ रॉकस्टार से मिले हैं क्या? मैं बहुत सारे ऐसे रॉकस्टार से मिला हूँ जो छोटी जगह के हैं, यानी कि गांव में हैं या वहाँ म्यूज़िक करते हैं। ट्राइबल विलेजेस में मैंने देखा है कि वहाँ का जो रॉकस्टार है वो कैसा है, वो कैसे गाता है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट किसी बड़े रॉकस्टार से मैं वैसे नहीं मिला हूँ। वैसे तो मैं रहमान से मिला हूँ, दिलजीत से मिला हूँ, ये लोग भी रॉक स्टार्स हैं। बट जो मेरे आइडल्स रहे हैं, जो वेस्टर्न म्यूजिक के रॉक स्टार्स, उनसे तो मैं नहीं मिल पाया हूँ।
कौन है सर वो? लेड जेपलिन के रॉबर्ट प्लांट हम्म, हैं और जिमी पेज हैं, या क्या बात। जैसे बिली जोल को मैं बहुत ये करता हूँ, या पिंक फ्लॉयड हम्म, के जो, सो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स को मैं सुनता हूँ जिनको मैं समझता हूँ कि ये रॉक स्टार टाइप के लोग हैं, जैसे जिमी हेंड्रिक्स था रॉक स्टार, दैट काइंड ऑफ थिंग। राइट सर। सो लेट्स टॉक अबाउट अमर सिंह चमकीला। जी। हाउ इट ऑल स्टार्टेड, क्यों बनानी पड़ी सर? अमर सिंह चमकीला के बारे में मैं सुनता था जब भी मैं पंजाब जाता था, तो हर आदमी कहता था कि एक्चुअली जो बंदा था जिस पे पिक्चर बननी चाहिए वो था, बहुत माड़ा बंदा था, उसने मगर उसकी जैसी सक्सेस किसी ने नहीं देखी, और उसकी म्यूज़िक ऐसी थी, एक भी गाना उसका ऐसा नहीं है जो हिट नहीं है, एंड बट उसकी लाइफ काफ़ी डायनामिक थी और बहुत ट्रैजिक एंडिंग हुई, ब्ला ब्ला ब्ला। उनके गाने भी मैं सुनता था, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर लोगों ने समझाया कि उसकी मीनिंग क्या है। ये सब हो रहा था, फिर एक बंदा, एक्चुअली मेरे पहले कई लोगों ने चमकीले पे फिल्म बनाने की कोशिश की है, ओ, बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ओह, कई दोस्तों ने भी की है, बट कभी क्या ऐसा बात। मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि किसी के पास राइट्स नहीं थी। हम्म, चमकीला की ज़िंदगी 2 पार्ट में थी ना, उसकी 2 बीवियाँ थी, तो अब उसके जाने के बाद उन 2 बीवियों की ख़ानदान के पास उसके राइट्स थे, तो वो दोनों एक कैसे हो सकते थे? तो राइट्स नहीं मिलने की वजह से कोई नहीं बना पाया। या, हरप्रीत नाम का एक लड़का है नाभा में, हम्म, वो पता नहीं कैसे मोहब्बत में, चमकीला की मोहब्बत में, उसने दोनों पार्ट से राइट और एनओसी ले करके फिर डिसाइड किया कि ये फिल्म बननी चाहिए। फिर उसको लगा कि हिंदी में बननी चाहिए, पंजाबी में नहीं, और पता नहीं उसके दिमाग में ऐसे क्यों हुआ कि वो मैं बनाऊं, तो क्या फिर वो बात। ऐसे ही घूमते फिरते आ गया यहाँ पे, तो फिर इस तरह से फिल्म बनी थी। क्या दिलजीत रियल लाइफ में रॉक स्टार है या अमर सिंह चमकीला? क्या दिलजीत अमर सिंह चमकीला है? आप रिलेट किसके साथ वो ज्यादा कर रहा है खुद? जो दिलजीत अभी है, मतलब जिसका ही इज कमिंग फ्रॉम द सेम लैंड, वहीं से आ या रहा है, इज ही लाइक रॉक स्टार या अमर सिंह चमकीला? नो, दिलजीत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो एक अलग एक तीसरी किस्म है। एक है जनार्दन जाखड़ रॉक स्टार, या, एक है अमर सिंह चमकीला। ये दोनों काफी अलग हैं एक दूसरे से, कंप्लीटली डिफरेंट, रिवर्स भी हैं एक दूसरे के एक्चुअली। राइट सर। और दिलजीत दोसांझ जी जो हैं, ये एक तीसरी एंटिटी है। ये त्रिकोण बन रहा है इन लोगों का एक्चुअली। दिलजीत एक कंप्लीटली डिफरेंट मेंटालिटी के इंसान है, जो क्या बात है। बहुत उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितने अमर सिंह चमकीला और जॉर्डन है। हम्म, कभी फिर क्या उन तीसरी पिक्चर उन पे बन सकती है? ये कभी सोचा नहीं है, मगर मेरे ख्याल गुड से आइडिया। ज़रूर बन सकती है। राइट उनको सर। खुद ही एक्टिंग करनी चाहिए उस फिल्म में, क्या मुझे बात सर, लगता है। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट उनके साथ, दिलजीत के साथ आपका जी, व्हाट था, थोड़ा सा अभी तो कुछ बोलना उसके मुनासिब भी नहीं है, हम्म, मुमकिन भी नहीं है, बट हम्म, हमने अभी शूट ख़त्म की है, या, और बहुत जल्दी होपफुली जब आप देखेंगे आपको अच्छी लगेगी सर। वो तो लगना ही है सर। नहीं, आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छी लगे। नहीं नहीं, वो तो है ही सर, वो तो नहीं, ऑफ कोर्स होपफुली पीपल विल लाइक इट। होपफुली पार्ट ऑफ इट है। वी आर वेरी एक्साइटेड। सर, व्हाट गिव्स यू होप इन लाइफ? आई थिंक वो एक अपना फाउंटेन होता है, हम्म, किसी के अंदर खुद लगा होता है कि वो एकदम सडनली होप आ जाती है। कोई वजह नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर होती हैं हमको पता नहीं होता क्यों हो रही हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। होप भी ऐसे ही है, वो खुद ब खुद आता है। अ, इंसानी फितरत में होप है, मुझे लगता है। तभी आप देखिएगा कि हर आदमी के पास दुख होता है, बट कभी कोई ऐसा नहीं सोचता या नहीं सोचना चाहिए कि चलो लेट मी एंड माय लाइफ। वेरी फ्यू या, unfortunate cases like that. केसेस लाइक दैट, या। Everybody says life is very tragic, but for intellectual reasons, people are not ending their lives. So I feel that hope is a part of humanity. I don't know where it comes from. But one thing I must say, जब मैं कभी भी कहीं काम करने के लिए जाता हूँ और नए लोगों से मिलता हूँ,
तो उनकी मासूमियत मुझे दिखती है। हुँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लोग दुनिया में बड़े मासूम होते हैं, हुँ, जिनको हम काफ़ी वैसे दिग्गज समझते हैं या बहुत घाघ समझते हैं, या जब उनके सामने भी जब बातचीत होती है पता चलता है ये भी तो बहुत ही सरल इंसान ही है। कोई ऐसा या मुझे दुनिया में नहीं मिला है जो मुझे मासूम नहीं लगा है। हुँ, ये एक चीज़ मुझे बहुत होप देती है। क्या बात हाँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, पुलिस वाला हो, कांस्टेबल खड़ा हुआ जो पैसे लेने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, आपसे, हर इंसान। सो आई थिंक द इनोसेंस ऑफ पीपल, द जॉय ऑफ सिंपल पीपल ना, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप। जैसे कैसे बताऊं आपको कि अम, हर आदमी अल्टीमेटली वही चाहता है जो कि कोई और दूसरा आदमी चाहता है। हुँ, बहुत कम फर्क है इंसानी फितरत कह सकते हैं? फितरत में या इंसानी डिज़ायर में। नीड? हाँ, हर आदमी की डिज़ायर सेम ही होती है। हुँ, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप। हुँ, हुँ। सर आपको क्या लगता है, ज़िंदगी क्या है? सर, आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे बड़ा ऐसा स्टूपिड सा लग रहा है कि इनके जवाब तो मुझे पता ही नहीं है। आप इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहे हो कि मैं बताने वाला हूँ, ज़िंदगी बेटा ये है ज़िंदगी, ये फ़ोन है ज़िंदगी। ऐसा कुछ जवाब तो है नहीं, आपको भी पता है। आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो आपने हमें सिखाया है जीना आपके पिक्चर से जो कि आपको शायद मालूम ना हो कि कितने ज़िंदगी आप शेप करते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि ज़िंदगी क्या है? व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ लाइफ राइट नाउ? 2 जवाब आए हैं आपके लिए। एक तो है कि समझता है तू राज़ है ज़िंदगी, हुँ, फ़क़त ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। लाइफ़ इज़ नथिंग बट द डिज़ायर टू फ्लाई, क्या बात! ज़ौक़ परवाज़। हुँ, एक तो ये है कि ज़िंदगी जो भी कुछ है ना वो समझने की चीज़ नहीं है। हुँ, उसको बस जी लेना है और ज़िंदगी जैसे चल रही है उसके साथ-साथ चलते जाना है और जो करना है वो करके निकल जाना है। दिस इज़ चमकीलाज़ फिलॉसफी। हुँ, हुँ, सो आई फील दीज़ आर द 2 वेज़ दैट आई कैन डिस्क्राइब। ज़िंदगी क्या है, इसका जवाब हमें नहीं मिले तो बेहतर है, हुँ, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। या बट फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ बॉक्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। हुँ, देयर आर सो मेनी cards kept in this box and you या can take out one and just have that experience। या और इंसान को बेबाक तरीके से हर कुछ कर लेना चाहिए जिसकी उसको इच्छा है। राइट सर। कश्मीर के साथ आपका क्या लगाव है? कश्मीर को अगर आप देखिए एरोप्लेन से जब आप वहाँ पहुँच रहे होते हैं ना, हुँ, हुँ, तो उसके जो खेतों का वो दायरा होता है, हुँ, हुँ, उसका जो नक्शा होता है ना हुँ, हुँ, उसका, वो एक अलग शक्ल होती है। हुँ, ऐसा लगता है कि वो काजल से बनी हुई आँखें हैं किसी औरत की जो बहुत खूबसूरत है। उसकी लुक ही अलग है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ देखी नहीं है और कहीं। क्या उसकी वो एक यूनिक चीज़ है कश्मीर। हुँ, और वो सिर्फ़ उसकी ऊपरी खूबसूरती नहीं है। कश्मीर के जैसी खूबसूरत जगह मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी है। जो लोग भी कश्मीर को जानते हैं, हुँ, हुँ, वो लोग ऐसा ही फ़ील करते हैं कि कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत और कोई जगह उन्होंने भी नहीं देखी है। तो ये एक आम बात है, ये हुँ, नॉर्मल हुँ, है ये नॉर्मल है। कि वो अगर फ़िरदौस ज़मीं पर है तो यहीं है। यही है। मगर बात ये सिर्फ़ ये नहीं है, हुँ, हुँ, बात ये भी है कि उसकी दूसरी जो सोफ़िस्टिकेशन है, हुँ, वहाँ का शायद वेजिटेशन की वजह से है, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से है, मगर वहाँ आप खाना ले लीजिए। हुँ, हुँ, जिस तरह से जितनी सोफ़िस्टिकेटेड तरीके से मल्टी लेयर जिस डेप्थ में वो लोग कुज़ीन को उन्होंने डेवलप किया है और सर्व करते हैं, वाज़वान को और वाज़वान को जितनी आइटम्स उसके अंदर होते हैं, उस तरह की सोफ़िस्टिकेशन खाने में इस मुल्क में मैंने और कहीं नहीं देखी है। क्या बात! वहाँ का उसी तरह से म्यूज़िक, वहाँ की
लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें, उन कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच हैं वहाँ के लोग, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स। आपने ये, आप कश्मीरी हैं, आपको खुद पता तो ज़रूर होगा कि स्पिरिचुअली हम्म हर कौम हम्म यहाँ हिमालय में आती रही है। हम्म इस्लाम तो बहुत बहुत लेट आया, हम्म उसके पहले भी, जब इस्लाम भी नहीं था इस दुनिया में, जब शायद क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी इस दुनिया में, तब भी जो हमारे जो गुणी ज्ञानी लोग थे, वो अल्टीमेटली जो है ना, वो कश्मीर जाया करते थे। हम्म बहुत सारे लेजेंड्स हैं इसके बारे में। कश्मीर में वो ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का एक यूनिवर्सल हब था Yeah, कश्मीर हमेशा से। true. शायद उसकी कोई वजह रही होगी, और शायद उस वजह से कश्मीर बहुत अट्रैक्टिव रहा होगा, आंखों को तो लगता ही है, Yeah, मगर शायद उस वजह से एक अलग से ब्यूटी और अलग ग्रेस एक है वहाँ पे, जो आप जब जाएंगे तो आपको ज़रूर फील होगा। true. Right, sir. सर, आप कश्मीरी वाजवान की बात कर रहे थे, आपको पसंद क्या है मेजरली उसमें? मुझे मेथी मांस बहुत पसंद है। क्या बात है। मुझे रिश्ता पसंद है, अगर अच्छे से बना हो तो। हम्म मगर अब क्योंकि मैं इतनी बार जा चुका हूँ कश्मीर, और मैं इतना, क्योंकि कश्मीरियों से मेरा रिश्ता भी है, तो थोड़ा सा मैं स्नूटी भी हो गया हूँ कि नहीं, ये जो है ना, ये आपका ये गोश्ताबा ठीक नहीं है, आपने जी। ठीक से नहीं बनाया। मीठा हो गया है। राइट बट आई फील दैट एक तो वाजवान के डिशेस होते हैं राइट सर। जो मुझे बहुत पसंद है, मगर मुझे ना एक ये जो एकदम जो पंडित हाक बनाते हैं ना उसको कश्मीर में, बटहाक हम बोलते हैं। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। क्या वो बात वो बहुत पसंद है, सिर्फ वो और चावल के साथ। और हर एक्चुअली कश्मीरी डिश अगर अच्छे से बनी हो हम्म तो हर डिश बहुत अच्छी है, मुझे कोई भी नापसंद नहीं है। और वहाँ के जो वेजिटेरियन आइटम्स जो होते हैं ना, जो टर्निप्स खाते हैं, जो शलगम जिसको आप लोग वो बोलते हो Yeah. ना, अ, नद्रू है गोगजे, नद्रू, गोगजे, या गोगजी बोलते हैं। हाँ क्या गोगजे बात बोलते हैं सर। ना, हाँ, तो वाह, वो लवली। नद्रू एंड ऑल ऑफ दैट। फिर आप लोग वो ठंडी वाली मछली भी सर्व करते सर्व हैं, करते हैं, राइट सर। जो With जिसमें हाक हाक के साथ वो मछली होती मछली है, जो होती है, लेक की, राइट वो सर। वो भी बहुत अच्छी लगती है। और जो दरगाह के बाहर वो जो हलवा पूरी होता है, वो भी क्या बड़ा अच्छा होता है। मगर वो अनलाइक अदर कश्मीरीज, मुझे वो नहीं पसंद। जो कश्मीरी जो है ना, वो फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद पसंद करते करता हैं, है, तो मुझे वो नहीं पसंद। मगर जो उनके घर का खाना होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट सर। सर, थैंक यू सो मच कश्मीर के सिनेमा को रिवाइव करने के लिए। जब लैला मजनू हमने रिलीज कश्मीर में की, जी जी पहली बारी मैंने अपने आंखों से कश्मीर का सिनेमा हाउसफुल देखा है। उसके लिए सर, थैंक यू सो मच सर। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी कायनात का कि ऐसा मुमकिन हो पाया कि हम्म हम लोगों ने कश्मीर की फिल्म हम्म लैला मजनू को कश्मीर में स्क्रीन किया। या एंड ये जो वहाँ के सिनेमा ओनर्स हैं, हम्म उनका शुक्रिया, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया। मैं शुक्रगुजार हूँ विजय दर और विकास दर का, हम्म जो आइनॉक्स सिनेमा थिएटर ओन करते हैं श्रीनगर में, या जिन्होंने एक्चुअली कांटेक्ट किया हमें, क्या बात। मुझे कांटेक्ट किया हम्म कि वो चाहते थे कि ये जो फिल्म है लैला मजनू, हम्म जो री रिलीज हुई है, वो उनके सिनेमा थिएटर में चले। वाह। तो फिर वो फिल्म जब गई तो उसके साथ साजिद भी गए, प्रीति भी अविनाश भी। गई, अविनाश भी गया, और सारे लोग वहाँ गए, और उसकी वजह से काफ़ी धूम भी मची, उन लोगों को भी बहुत मज़ा आया। आई रिमेंबर नीलाद्री गए थे, एंड वी कैन नेवर फॉरगेट द म्यूजिक ऑफ लैला मजनू, No. वन कैन नेवर फॉरगेट द म्यूजिक ऑफ लैला मजनू। सो नीलाद्री वॉज देयर, जॉय वॉज देयर। सो उसकी वजह से कश्मीर वालों को मौका मिला या वो फिल्म अपने थिएटर में देखने का, तो वो उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। फिर आई थिंक वो बात फैली, और लैला मजनू हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड विच इज़ नॉट इक्वल्ड बाय एनीबडी, एनी फिल्म, कि री रिलीज में उन्होंने जिस तरह की सक्सेस देखी है, या दैट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। या एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि कश्मीर की फिल्म कश्मीर में प्ले हुई या और लोगों ने देखी, बिकॉज आपको पता है कि बैकग्राउंड है
एग्जैक्टली। इसका बैकग्राउंड है। हम्म और जो ख़राब चीज़ें हैं उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं होता, मगर जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कर और रहे हैं। होपफुली बहुत सारा सिनेमा बनेगा कश्मीर में, बहुत सारा Hopefully. सिनेमा कश्मीर में देखा जाएगा और इन्जॉय किया जाएगा। राइट सर। सर, जो आप लैला मजनू म्यूजिक की बात कर रहे जी, हैं, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मुझे हाफिज हाफिज? नहीं, मुझे सबसे अच्छा लगता है ओ मेरी लैला। क्या बात। समहाउ वो ओ मेरी लैला गाना ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मुझे बहुत इमोशनल लगता है। हम्म हालाँकि वो हैप्पी सॉन्ग है, हम्म बट मुझे वो बहुत इमोशनल लगता है। सर, हाउ वाज योर रिएक्शन आफ्टर वाचिंग लैला मजनू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? I'd never watched Laila Majnu for the very first time, unfortunately, because I was involved with the writing of it. I Writing, was yeah. involved with the editing of it and so on and so forth. हम्म तो मैं वो मौका नहीं मिला कि मैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखूं और मैं कुछ फील करूं और राय दूं अपनी। राय हर सीन, हर बैकग्राउंड पीस के बारे में हुआ करती थी। राइट। सर, मजनू के बारे में बात करता है, जी, आपको क्या लग रहा है अभी, मतलब जो अविनाश की परफॉर्मेंस थी उसमें एज अ मजनू कश्मीर में, मतलब अविनाश का नाम इज लाइक द मोस्ट सेलिब्रेटेड थिंग देयर, सो हाउ डू यू से इट सर? मुझे लगता है कि कश्मीरी सिनेमा बनाओ, उसको में अविनाश को हीरो लो एंड यस मेक वेरी गुड फिल्म्स। आई थिंक एक और बात मैं कश्मीर के बारे में कहूँगा, सर। मैं बहुत वहाँ लोगों से मिल चुका हूँ। बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं वहाँ, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, कहानी के मामले में बहुत टैलेंटेड हैं। आप खुद हैं और बहुत सारे लोग हैं थैंक यू जिनसे सो आप मच सर। वाकिफ़ होंगे। एंड म्यूज़िक के मामले में बहुत टैलेंटेड होते हैं। आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम्म मैंने कुछ प्लेस देखे हैं स्कूल स्टूडेंट्स के, हम्म और आप बिलीव नहीं करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की थी कि मैं दंग रह गया, और बाद में मैंने तमाशा फ़िल्म में उनकी टेक्निक्स को कॉपी किया है। क्या बात। उन्होंने मैंने सीन, एक स्कूल का प्ले था, लड़कियों के स्कूल का प्ले था, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ थी जब वो हुआ था। मैंने वो प्ले देखा था। उसमें उन लोगों ने ना एक पुराना वक़्त दिखाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट एक हिस्सा रखा था, जिसमें सारे एक्टर्स जो थे उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे कलर के कपड़े पहने थे। उनका मेकअप भी ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे था। ओह क्या बात। और ऐसा लग रहा था कि रियल लाइफ में मैं फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म में हम बहुत आसानी से कलर कर सकते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, बट उन्होंने स्टेज में वो चीज़ स्टेज कर में कर दी। दिया वो। तो मैं एक्चुअली काफ़ी दंग रह जाता हूँ कि कितने क्रिएटिव और कितने आर्टिस्टिक लोग हैं कश्मीर के। और मैं चाहूँगा कि ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में आएँ, फिल्म में काम करें, Yeah, और अपनी कहानियाँ भी साथ में लाएँ। exactly. So you can start the film industry and have Avinash be Yeah. the first superstar of Kashmir. राइट सर। सर, जब तमाशा की हम बात करते हैं, आखिर पर जब वो पीर बाबा से मिलते हैं और जी। कहीं ना कहीं पीर बाबा ने एक हिंट तो लैला मजनू का दिया था वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल। हमने सीन भी शूट किया था। वो पिक्चर में ज़्यादा है नहीं, बट हमने एक्चुअली है भी ना। एक जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो वाला सीन सर। नहीं, नमाज़ पढ़ रहे अच्छा। होते नहीं, तमाशा में ना। तमाशा में तमाशा में जो आखिर पर। फाइनल गाना है, हम्म उसमें तू कोई और है, जो वो एंड होता है, उसमें वो लैला मजनू का तज़किरा भी है। भी है। वो मजनू होता है जिसको मजनू होता है। फाइनली उठाया True. जाता है। और कहीं पर सॉन्ग के मोन्टाज में एक शॉट ये भी है कि वेद एज मजनू कहीं डांस कर रहा है। हम्म ये था पिक्चर में या पता नहीं था, मुझे याद नहीं। वो मैंने है, शूट ग्लिम्स किया है था। उसमें, वो है ये है। और इनफैक्ट वो पीर साहब मेंशन भी उसमें कर रहे हैं। हाँ, वो तो बोलते ही हैं कि वो जो फ़कीर या राइट। पीयूष ने जो कैरेक्टर किया था स्टोरी टेलर का, वो तो मेंशन करते ही है कि लैला मजनू, हीर रांझा, राइट। एंड ऑफ कोर्स लैला मजनू का तज़किरा हर जगह होता है, एंड हीर रांझा का भी होता है। एंड मुझे कश्मीर में, हालांकि मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, लिखने में थोड़ा सा हेल्प किया है साजिद को, लैला मजनू, बट इट वाज अ वेरी गुड एंगेजमेंट विद कश्मीर ट्रू। फॉर मी। एंड एग्जैक्टली। उसके बाद क्या हुआ कि एक नया यूथ जो है ना, जो ज़्यादा यंग लोग हैं जिनसे वैसे मैं नहीं मिल रहा था, उनसे मुलाकात हुई। लैला मजनू का जो क्रेज़ है, लैला मजनू के बारे में जो लोग फील करते हैं, वैसे मुझे लगता है बहुत कम फिल्म्स होंगी जिनके बारे में लोग उतना स्ट्रांगली फील करते हैं। Right, सिर्फ sir. कश्मीर ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। Yeah, true.
जिस शिद्दत के साथ लोग लैला मजनू को मोहब्बत करते हैं ना, वो बिल्कुल बहुत रेयर है, मैंने ऑलमोस्ट कभी नहीं देखी है। राइट सर। सर लैला मजनू में एक ऐसा सीन होता है जहाँ पर वो नमाज पढ़ रहे होते हैं जी। एंड फिर जब मजनू आता है और मजनू को वो मारते हैं कि तुमने हमारी नमाज के सामने आप आए, तो वो मेंशन करता है कि आप तो अपने माशूक से बात कर रहे थे, मैं भी तो कर रहा था, मैंने तो आपको नहीं देखा, आपने मुझे कैसे देखा? हाउ डू यू सी इट सर? I think one thing is very clear, this is not my originally written scene. रिटन ये सीन तो या ऑलरेडी लैला मजनू मजनू के का एक तज़किरे में स्टोरी में है। है, It's a बट हाउ डू story. यू सी इट? आई मीन दिस थॉट। Yes, I feel that लोगों ने खुदा को, भगवान को, गॉड को अपने से बहुत अलग कर दिया है, हम्म बहुत एक्सटर्नलाइज कर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को। गॉड से डर डरने की ज़रूरत लोगों को महसूस होती है। हालांकि हर मज़हब ये कहता है कि आपको खुदा से मोहब्बत करनी है, जैसा कि वो आपका अपना है। ना है। तो अगर वैसा है तो ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है ना, कि आप नमाज पढ़ रहे थे, कोई सामने से गुजर गया तो आपकी नमाज खुदा को नहीं मिल पाएगी, ये सारी चीज़ें काफ़ी शैलो हैं। और अगर आप बोलते हो कि डिवोशन है किसी के लिए, मोहब्बत है किसी के लिए, तो फिर ये चीज़ें बहुत सुपरफिशियल हो जाती हैं। और हमेशा एक जो फेथ एक चीज़ होती है जो प्योर होती है, और जब वो रिलीजन के अंदर घुसती है तो वो नापाक हो जाती है। Yeah. क्योंकि जब आप एक फीलिंग को लेके आते हो, और जब आप उसके पर अगर आप रस्म रिवाज बना देते हो ना उस फीलिंग का, तो फिर आप उसके दायरे में फंस जाते हो, फिर आप रिचुअल में फंस जाते हो। और यही मुझे लगता है कि रिलीजन की, किसी भी रिलीजन की यही हार होती है। Yeah. सर इससे मुझे याद आता है कि आपने ये भी मेंशन किया है एक जगह पे एक इंटरव्यू में कि भगवत गीता शेप्ड योर लाइफ। सर वो स्टोरी हम सुनना चाहेंगे सर। सो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ 8th-6th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरे फादर जो है मुझे ओवरनाइट जर्नीज़ में ट्रेन में भेजना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि मेरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेन में ट्रेनिंग हुई, विंडो सीट पे विंडो सीट पे मैं बैठा, और अभी तक मैं पिक्चरों में ट्रेन दिखा रहा हूँ। अभी आने वाली पिक्चर में भी काफ़ी ट्रेन है। क्या बात है। सो वो उस सफ़र की कहीं शुरुआत में क्या होता था कि आपको कुछ पैसे दिए जाते थे, तो आपके पास ये मोहलत होती थी कि आप खाना वाना तो खाएंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि ये A.H. व्हीलर बुक स्टोर होती थी हर रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन वहाँ पे। जा कर के मैं एक कोई किताब खरीदता हूँ, वो पढ़ूंगा। तो वहाँ पैसे कम होने की वजह से किताब जो सस्ती थी वही मैं ले पा रहा था। तो एक भक्ति वेदांत की एक छोटी सी भागवत गीता थी, बहुत खूबसूरत फोटो थी ऊपर, पिंक ब्लू इस तरह के आर्टवर्क के साथ, के कृष्ण भगवान जो है वो गीता ज्ञान दे रहे हैं, और वो भागवत गीता। और वो कुरुक्षेत्र का पिक्चर जो हम लोगों ने देखा है ना, रथ पे वो हैं और वो बता रहे हैं अर्जुन को। तो वो मैंने खरीद ली क्योंकि वो सस्ती थी, क्योंकि वो मैं वही एक अफोर्ड कर रीजन था, पाया। वो रीजन था। हाँ, फिर वो आ गया और मैं उसको पढ़ना शुरू किया। पहले तो बात मैंने सोचा कि शो ऑफ करूंगा कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, सब लोग इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। मगर मैं किसी को ये शो ऑफ क्या करूं। जब मैंने उसको पढ़ा तो एकदम इमिडिएटली मुझे लगा कि अरे ये तो बात तो सही है यार, ये जो कह रहे हैं। क्या बात। तो नेक्स्ट देखता हूँ क्या बोलते हैं। फिर मैंने शुरू किया कि उसको अपने बिस्तर के साइड पे रखता था। जब मैं और हर बार रात को सोने के पहले ना मैं 2-3 पेज पढ़ लेता था, क्या बात। कहीं से भी खोल करके। हम्म एंड मुझे लगता था कि ही इज टॉकिंग डायरेक्टली टू मी। वाओ। सो बचपन में शायद इनोसेंस में ना आप जज नहीं करते हैं, आप जो पढ़ रहे होते हैं ना, आप खुद को भी जज नहीं कर रहे होते हैं, आप बस उसको ग्रहण कर लेते हैं। True. तो वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। क्या सो बात। आई फील दैट उस वजह से ना, क्योंकि भगवत गीता केम वेरी अर्ली टू मी, एवरीथिंग एल्स वाज ओके। एवरीथिंग लाइफ लाइन इटसेल्फ ड्रॉ वाज नहीं ओके। हुई थी ना सर। हाँ, लाइन ड्रॉ नहीं हुई थी, मैं Yeah. फंसा नहीं था। ट्रू। तो मैं उस तरह से, उसने भगवत गीता केप्ट मी फ्री, क्या बात। एंड इट देन बिकेम
द बेसिस दैट उसमें तो आप कोई भी किसी भी चीज़ को, किसी भी फिलॉसफी को ग्रहण कर सकते हो, और ये फिर उसकी वजह से मुझे हमेशा लगता है कि सारी चीज़ें जितनी भी थ्योरीज है ना, इट्स ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. इफ द लैंग्वेज वाज डिफरेंट, डिफरेंट दैट इज़ वाई रिलीजन्स आर डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड समटाइम्स, आई फील. क्योंकि वो कहता है अल्लाह, ये कहता है भगवान, क्योंकि वो अरब में रहता है और ये हिंदुस्तान में रहता है ना, तो कैसे एक भाषा में बोलेगा. हो सकता है कि इतने जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो नहीं होते. राइट सर. सर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे हमें ये रिलीजियस लाइंस ड्रॉ नहीं करनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि रिलीजियस लाइंस किसी भी टाइम पे ड्रॉ नहीं करनी चाहिए. ट्रू. मैं रिलीजन का भक्त बिल्कुल नहीं हूँ. हम्म. आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन. आई एम नॉट अ फैन ऑफ रिलीजन एट ऑल. हम्म. सो मुझे लगता है कि, और रिलीजन की जो लाइन ड्रॉ करता है वो खुद रिलीजियस आदमी होता भी नहीं. नहीं है. ट्रू. फैक्ट दैट. वो वही होता है जो उसको इस्तेमाल करके अपना कोई और एजेंडा पूरा कर सके. राइट. सो आई फील दैट a religious line should never be drawn. राइट सर. सर अगर दुनिया में कुछ नहीं होता तो क्या होता? सो एक वक्त हो गया ऐसा जब दुनिया नहीं थी, हम्म. कुछ भी नहीं था. हम्म. तो उस वक्त मैंने बहुत सोचने की कोशिश की थी. अब तो मैं इस तरह के इंटेलेक्चुअल काम नहीं करता हूँ, फिलोसॉफिकल. वो सब मैं स्कूल में किया करता था. तो मैं सोचता था कि क्या है जब कुछ भी नहीं है, जब कहीं भी कुछ भी नहीं था. एंड तो मुझे लगता है कि एक काला स्पेस स्पेस. नजर आता है. काला कलर भी तो नहीं होगा, मगर ट्रू. फिर मैंने सोचा काला कलर भी तो नहीं था तो क्या होगा. तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया. और जिस चीज़ को आदमी इमेजिन नहीं कर पाता वही चीज़ उसके साथ रह जाती है जिंदगी भर. क्या बात है. जो नहीं मिल पाता वही आपके साथ रह जाता है जिंदगी भर. तो फिर ये रहा थॉट मेरे साथ इतने साल तक. स्कूल में मैंने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहीं पर ऋग्वेद का ये ओपनिंग लाइन कि जब कहीं भी कुछ नहीं भी नहीं था. एंड दैट केम इनटू द रॉकस्टार सॉन्ग, एंड दैट इज हाउ कुन फायर कुन कुन स्टार्टेड. तो वही था. क्या बात. सर रॉकस्टार में आपका फेवरेट गाना कौन सा है? फिर से उड़ चला. क्या बात. क्यों ऐसा? पता नहीं, वो गाना बहुत फ्री है. उसमें कोई वो इट्स लाइक अ रिवर फ्लोइंग इन इट्स ओन वे. एंड ना उसमें कोई मुखड़ा है, ना अंतरा है, ना कुछ है. बस वो पहला गाना था जो हमने बनाया था. वो ऐसे ही आया और वैसे ही बनाया हम लोगों ने, सीधे सीधे. राइट. आई विल नेवर फॉरगेट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट सॉन्ग. क्या एंड बात. वही एक गाना है जो मैं आज भी सुन सकता हूँ अपनी किसी भी फिल्म का. एक पॉइंट के बाद अब अपने पिक्चर के गाने झेल नहीं पाते हैं. ये ऐसा भी होता है एक, क्या? हाँ ऐसा होता है. मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अपनी फिल्म के गाने बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं सुनता हूँ. नहीं सुनने की ख्वाहिश होती है. मगर फिर से उड़ चला एक गाना जो मैं कभी भी सुन सकता हूँ. खास करके इसका जो स्क्रैच वर्जन है, वो जो ए आर रहमान साहब ने खुद ही बिना लिरिक्स के जस्ट एक ऐसे बोगस वर्ड्स के साथ गाया था. क्या बात. जो स्क्रैच उन्होंने मुझे पहले भेजा था, वो तो मैं बीच बीच में सुनता रहता हूँ. क्या बात. सर जो अमर सिंह चमकीला का म्यूजिक था जी. उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो ऑन सेट रिकॉर्ड हुआ है, रॉ रिकॉर्ड हाँ, हुआ है, ये देखिए विच जितने इज़ भी वेरी इंटरेस्टिंग सर. अखाड़े के सीन्स थे सर. उसमें हम लोगों ने एक्चुअली लाइव रिकॉर्ड किया है म्यूजिक को. जिसमें चमकीला के रोल में दिलजीत और परिणीता अमरजोत के रोल में, और जो म्यूजिशियंस थे वो भी रियल म्यूजिशियंस थे. वो बजा रहे थे, दरअसल गा रहे थे ये दोनों. वो लोग बजा रहे थे. और ये हम जिस तरह से डायलॉग अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही वाला डायलॉग आपके पॉडकास्ट में आएगा, उसी तरह से जो उन लोगों ने उस वक्त गाया और बजाया, वही हम लोगों ने उसी वक्त रिकॉर्ड किया. वही आपने फिल्म में देखा. क्या उसमें बात. हम लोगों ने कोई पिच करेक्ट भी नहीं किया था. क्या बात. ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा हमारे लिए. हम काफ़ी टेक्निकल नॉलेज भी हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी बढ़ाई इस चीज़ को मैनेज करने के लिए. एंड ऑब्वियसली क्योंकि दिलजीत थे और परिणीति थी, ये चीज़ मुमकिन हो पाई है. राइट सर. सर आपको लगता है कि दिलजीत की वजह से इस फिल्म को फिर कॉम्प्लीमेंट हुआ? बिकॉज
He's बिल्कुल। from the land. He is a rock star. He is an म- artist. मुझे लगता है कि दिलजीत के बगैर चमकीला तो बन ही नहीं सकती थी। क्योंकि जिस तरह से मैं बनाना चाह रहा था उसके लिए एक दिलजीत की ही ज़रूरत थी। Yeah. एंड बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता है मगर मैं उनको जाहिर नहीं कर पाता बिकॉज मैं उस ज़मीन की पैदाइश नहीं हूँ। Yeah. वो दिलजीत ने किया है। Hmm. जिस तरह से उसने बहुत सारी चीज़ों को समझा, Hmm. उस जगह की चीज़ों को, वो मेरे लिए और चमकीला फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद थी। राइट सर। सर ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट कश्मीर में आपका क्या हो सकता है? जैसे अगर कोई एक आपको लग रहा है कि कुछ होना चाहिए कश्मीर में, ऐसा बनाना चाहिए, एक होता है ना अपना एक थॉट कभी आया है कि ऐसा कुछ कश्मीर में बनाना चाहिए? या कश्मीर में ना वो बिकॉज़ योर ऑब्सेशन विद कश्मीर एंड पहाड़ इज़ क्रेज़ी। कश्मीर में क्या हो सकता है, कश्मीर में ना एक सुपरनैचुरल थ्रिलर हो सकती है क्या बात! जिसमें इट्स ऑलमोस्ट लाइक mystical story हुँ, of something supernatural, something larger than life happening in Kashmir somewhere. वॉव! जैसे कोई स्पिरिचुअल जर्नी है या हुँ, कोई साया है जो हुँ, पूरी तरह से इंसान की समझ में नहीं आया है, समथिंग लाइक दैट। राइट सर। सर जेन ज़ी जो आज का एक टर्म है, आपको ये समझ आता है आज के जो जेन ज़ी आर्टिस्ट हैं हमारे? हाँ, नहीं मतलब मुझे ये टर्म एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, बट यंग राइट। लोग हमेशा होते हैं, उन्होंने वो अपने आप को हमेशा अलग समझते हैं हुँ, हुँ। दूसरे ज़माने के यंग लोगों से। हुँ, हुँ। बट बट वो हमेशा सो आज भी वो लोग हैं, उनमें से कई टैलेंटेड हैं और कई नॉन टैलेंटेड होंगे शायद, कुछ लेज़ी होंगे, कुछ कामकाजी होंगे। सो एंड खुशी की बात यह है कि एज अ फिल्म मेकर आई हैव ऑलवेज बीन इन टच विद डिफरेंट जनरेशंस एंड डिफरेंट हुँ, हुँ। एजेस ऑफ पीपल, पीपल या एंड बिकॉज ऑफ बीइंग अ फादर of a young growing up daughter, I have also been interacting with those people on a very direct basis. हुँ, So मुझे यंग लोग बहुत पसंद हैं और बहुत इजी लगता है मुझे उनसे बात करना। राइट सर। सर हाउ वाज़ योर कॉलेज लाइफ? वाज़ इट लाइक रॉकस्टार? Well, college life was dedicated to theater. ओह लवली। College life was also dedicated to a lot of like extracurricular activities, हुँ, plays, roaming around, wasting time, um, and lot of bonhomie. हॉस्टल में मैं था, बॉय बिकम्स मैन वाला फेज था, एंड आई थिंक मैंने बहुत सारे कारनामे किए हैं, हुँ। some of which I am proud of, most of which I am proud of. And मुझे लगता है कि काफ़ी रफ फेज भी था, क्योंकि सडनली फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर इन अ सिचुएशन वेयर वायलेंस कुड इरप्ट, कुछ ऐसे ओह! मार पिटाई हो सकती ऐसा है। हुआ है क्या? मारपीट हुई है हाँ, कॉलेज में? बिल्कुल, वो बिल्कुल। हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी बैक इन द डे, खतरनाक रैगिंग से शुरुआत, जिसको जो मैं बिल्कुल सपोर्टर हूँ उस तरह की रैगिंग का। जब मेरी रैगिंग वैसे हुई थी तो मैंने क्या तो बहुत बात! बेनिफिट किया था। एंड बट इट वाज़ अ इंटरेस्टिंग रियल टाइम। या इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। सर जैसे अभी मेंशन कर रहे थे बॉय टू मैन वाला फेज़, कैसे बनता है एक बॉय अ मैन? हाउ इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन? हाउ इट It's just age, it's just time. वो some people, I feel the best people always retain their childhood, हुँ, and the best children have some sort of adult behavior in them. राइट सर। I don't think people change too much with time, हुँ, हुँ। actually. सर आपने ज़्यादा दिल तोड़े हैं या जोड़े हैं? जोड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं इस दुनिया में जिनको मैंने मिलाया था क्या अपनी बात! ज़ाती ज़िंदगी में। हुँ, तो हुँ। आज तो मुझे लगता है जोड़े ही हैं मैंने ज़्यादा। फ़िल्मी दुनिया की बात करते हैं? वाह!
फिल्मली तो वहाँ तो रुलाया सर आपने हमें। रोने से ही दिल जुड़ता है, हुँ, ज़्यादा हँसने से ना दिल टूट सकता है। क्या बात! ऐसा हुआ है कि आपके साथ कैसा? कि मतलब आप हँसते-हँसते दिल टूटे हैं कभी? एक्चुअली कहते हैं ना कि जब दूध फटता है और दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, पता नहीं क्या चलता है, क्या बात वो है! थोड़ी देर के बाद पता चलता है। तो कभी वो मोमेंट आया नहीं है जब मुझे लगा कि अच्छा अभी दिल टूट गया मेरा, हुँ, हुँ, वो बहुत साल के बाद पता चलता है। राइट सर। सर आपने अपना कीमती वक़्त दिया, ये नहीं सब जो सर, है कीमती अभी वक्त हुँ, आप बोल रहे हो, पिछली बार अजीत की किसी फिल्म में मैंने सुना था, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वक्त बिल्कुल कीमती नहीं है। सर आई एम वेरी हैप्पी आप आए, आप सब लोग आए, हुँ, हुँ, थैंक यू वेरी मच। सर आप आए तो मुझे कश्मीर की खुशबू आई, क्या बात! एंड होपफुली अब आपसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है मुझे जल्दी कश्मीर जाना चाहिए। आइए ना सर प्लीज़ हम वेट करेंगे। एंड कोई एक नई ऐसे मिस्टीरियस फिल्म बनानी चाहिए कश्मीर में। बनाते हैं ना सर। सर थैंक यू सो मच जो हमारे एस्पायरिंग फ़िल्म मेकर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो जितने भी ये यहाँ पर कहानियाँ हैं, दिल में है, दिमाग में है, लेकिन हाउ हाँ, टू राइट? एक्चुअली मैं खुद बहुत अनट्रेन्ड फिल्म मेकर हूँ, हुँ, हुँ, और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है, मगर ट्रेनिंग आपको सिर्फ काम करते हुए ही मिल सकती है। अगर आपके दिमाग में कहानी है, आपके दिल में कोई कहानी है और आप उसकी फ़िल्म बनाना चाहते हैं, तो यप, फिर अपने आसपास देखिए, जो डिवाइस मिले, कैमरा मिले, हुँ, हुँ, जहाँ से भी आप डाउनलोड करके कोई ऐप ला सकें जिससे आप एडिट कर लें, हुँ, हुँ, उन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से साउंड रिकॉर्ड कीजिए, और ये मत सोचिए कि आपका इक्विपमेंट छोटा है तो आपकी फ़िल्म छोटी होगी। आपकी मेंटालिटी बड़ी है, आपकी कहानी और विज़न बड़े हैं, तो ही आपकी फ़िल्म बड़ी हो सकती है। ट्रू, Go ahead, make the films राइट सर, and show them to people. यप, But more than anything else, the experience of making the film will make you a filmmaker. And मुझे ऐसा लगता है कि the world is very very fair. हुँ, आप बनाइए और लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, हुँ, एंड धीरे धीरे आपको लगेगा कि अगर आपका टैलेंट है तो आपको ऑडियंस मिलेगी। ट्रू, राइट सर, Only thing I will advise every filmmaker to do is don't be negative, don't crib. यप, अगर आपको कंप्लेन है आपके पास कि लोग आपको मौका नहीं दे रहे हैं और चीज़ें फेयर नहीं हैं, तो फिर आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। राइट सर, ये काम नेगेटिव लोगों का नहीं है। हुँ, हुँ। थैंक यू सो मच सर एंड होप टू सी इन द नेक्स्ट एपिसोड कभी वक़्त मिले तो, ज़रूर। है ना सर? थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट। या थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।